नमस्कार, जय हिंद। हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं मैप पर, ये सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियां हैं। इन्हें पंजाब का पंचनद कहते हैं क्योंकि ये मुख्य रूप से पंजाब में प्रवाहित होती हैं। पंजाब दो हैं, जो पाकिस्तान का पंजाब है, जो भारत का पंजाब है। तो दोनों पंजाब को मिलाकर एक बड़ा पंजाब, जिसमें ये सभी नदियाँ, पांचों नदियाँ प्रभावित होती है, इसलिए पंजाब का पंचनद इसे कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,000 वर्ग किलोमीटर है। की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। हम लोग तो 11 के अनुपात में ही दान देते हैं, 11 रुपया, 111 रुपया इत्यादि। तो इस प्रकार से 11 के अनुपात में 11 के करीब 14 भी है, तो 1114 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। सबसे पश्चिमी का नदी का मतलब कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें सबसे पश्चिमी है। इससे भी पश्चिम नदियाँ हैं, इससे पश्चिम नदियाँ हैं, लेकिन इससे पश्चिम जो है वो सुलेमान से निकलती है, हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत, तिब्बत में है कैलाश पर्वत, जहाँ एक झील है मानसरोवर झील, और इसी मानसरोवर झील को ही एक और नाम देते हैं बोखरचू झील। इसके निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर को ही बोलते हैं सिंगी खम्बान या शेरमुख ग्लेशियर। यहाँ से ही इसका उद्गम होता है। इसे याद करने के लिए एक चीज़ आप याद कर सकते हैं कि कोई है जो कैलाश से झगड़ा कर चुका है, कैलाश किसी व्यक्ति का नाम है, और कैलाश से झगड़ा कर चुका है कोई है, तो उसने कैलाश को चेतावनी दे रहा है वो कि कैलाश अगर शेर के मुख में सरोवर होगे तो सीधा बुखार आएगा, यानी कि वो मारेगा तो सीधा बुखार ही आएगा। तो वो कैलाश को चेतावनी दे रहा है कि कैलाश अगर शेर के मुख में सरोवर होगे तो सीधा बुखार आएगा। कैलाश अगर शेर के मुख में सरोवर होगे तो सीधा बुखार आएगा, यानी कि उसके कहने का मतलब है कैलाश को चेतावनी दे रहा है कि अगर उससे आप झगड़ोगे तो मारेगा तो बुखार ही आएगा। तो कैलाश का मतलब होता है कैलाश पर्वत। कैलाश का मतलब है कैलाश पर्वत, यानी कि इसका उद्गम कैलाश पर्वत से होता है। शेरमुख, शेर के मुख, शेर के मुख मतलब शेरमुख ग्लेशियर। शेरमुख ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, यानी कि चेमायुंगडुंग जो ग्लेशियर है उसे शेरमुख ग्लेशियर कहते हैं। तो शेरमुख ग्लेशियर से उद्गम होता है। सरोवर, सरोवर हो गए यानी कि मानसरोवर झील। सरोवर से याद करेंगे आप, मानसरोवर झील, यानी कि मानसरोवर झील के पास से ही ये निकलती है, शेरमुख ग्लेशियर से निकलती है। तो सीधा, सीधा मतलब ये सीधा का अर्थ सिंधु नदी से लिया गया है कि सिंधु नदी के बारे में ये ट्रिक है। और बुखार आएगा, यानी कि बुखार मतलब बोखरचू, ये मानसरोवर का एक और नाम है बोखरचू झील। तो ये आप याद कर सकेंगे इस प्रकार से कि कैलाश अगर शेर के मुख में सरोवर होगे तो सीधा बुखार आएगा। उसके बाद है भारत में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से ये बहती है। भारत में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है ये। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीन श्रेणी हम लोग पढ़े थे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो उसी समय देखे थे कि लद्दाख और जास्कर के बीच से ये प्रवाहित होती है। और इसकी एक नदी है शोक नदी, वो पहली और दूसरी के बीच से प्रवाहित होती थी, यानी कि काराकोरम और लद्दाख के बीच से प्रवाहित होती थी। ये महाखड्ड गार्ज का निर्माण करती है गिलगित के समीप लद्दाख श्रेणी को काटकर। काराकोरम है, ये लद्दाख है, जास्कर, तो लद्दाख श्रेणी के बीच वाली को काटकर ये गार्ज का निर्माण करती है। इसका अपवाह है तिब्बत में है, लेह में, गिलगित में, बाल्टिस्तान, दर्तिस्तान और सिंध। ये बाल्टिस्तान, दर्जिस्तान और सिंध ये पाकिस्तान है, गिलगिट यूके है, पाक कश्मीर, और लेह भारत है। तिब्बत तो आप जानते हैं। तो भारत में केवल लेह जनपद में ही ये प्रवेश बहती है। ये अटक, पंजाब में एक अटक स्थान है, बोलते हैं ना अटक से कटक तक, तो पंजाब में यानी पाकिस्तान वाले पंजाब में अटक स्थान है, और उड़ीसा में एक कटक स्थान है। तो अटक से कटक तो इसलिए बोलते थे। तो पंजाब में जो अटक है इसके निकट यह पहाड़ियों से बाहर निकलती है और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है पहाड़ियों से बाहर निकलकर। इसके दाहिने से काबुल नदी मिलती है। काबुल नदी के बारे में अभी हम लोग देखें। नेक्स्ट है इसकी सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदी दो प्रकार की सहायक है, एक हिमालयी सहायक, एक सुलेमानी सहायक।
हिमालयी सहायक का मतलब कि ऐसी नदियां जो हिमालय पर्वत से निकलकर और सिंधु नदी में मिलती है उसे हिमालयी सहायक बोलते हैं। और सुलेमानी सहायक का मतलब कि ऐसी नदियां जो सुलेमान पर्वत से निकलकर सिंधु नदी में मिलते हैं उसे सुलेमानी सहायक कहते हैं। तो हिमालयी सहायक और सुलेमानी सहायक दो प्रकार के सहायक हैं। सहायक नदियों को याद करने के लिए एक ट्रिक याद करेंगे। मोहन का दास शोक मनाते हुए सिगार पी रहा था और गिरगिट ने बजा दी। एक मोहन का दास था। पहले पहले दास प्रथा प्रचलित थी, आप जानते हैं। तो पहले दास प्रथा प्रचलित थी, तो मोहन कोई व्यक्ति था और उसका एक दास था। तो मोहन का दास किसी की मृत्यु हुई होगी अथवा कुछ भी हुआ होगा तो शोक मना रहा था। तो शोक मनाना चाहिए उसे सीधा से बैठकर, लेकिन वो सिगार पीते हुए शोक मना रहा था। तो मोहन का दास सिगार पीते हुए शोक मना रहा था। इसी से नाराज हुआ गिर गिर घूम रहा था गिरगिट, और गिरगिट ने आकर बजा दी मोहन की। तो इसलिए मोहन का दास शोक मनाते हुए गिरगिट सिगार पी रहा था। यहाँ लिख देते हैं, मोहन का दास शोक मनाते हुए सिगार पी रहा था, गिरगिट ने बजा दी। तो यहाँ से याद कर सकते हैं मोहन, सॉरी मोहन नहीं, सोहन का दास। तो मोहन अथवा सोहन, तो इसकी नदियों को याद कर सकते हैं। सोहन नदी, इसकी सहायक नदी है सोहन नदी। दास, सोहन का दास या मोहन का दास, तो दास से याद करेंगे द्रास नदी। शोक, शोक से याद करेंगे शोक नदी। शोक से श्योक नदी। मनाते हुए सिगार पी रहा था, मनाते हुए से भी याद करेंगे नुब्रा नदी। मनाते का नौ लेंगे और नुब्रा नदी याद करेंगे। सिगार पी रहा था मतलब सिगार नदी। और गिरगिट ने आकर बजा दी, यानी कि गिरगिट, गिलगिट एक नदी है, गिलगिट नदी। गिलगिट ने जाकर बजा दी, जाकर छोड़ दे हैं। तो गिलगिट ने जाकर बजा दी, यानी कि जाकर से जास्कर नदी, बजा दी मतलब हुंजा नदी। ये ज ले लेंगे, इसमें बजा में ज ले लेंगे तो हुंजा नदी। ये नदियां हैं। और एक गास्टिंग नदी। तो इससे याद कर सकते हैं कि सोहन का दास शोक मनाते हुए सिगार पी रहा था, गिरगिट ने आकर बजा दी। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ये सब इसकी सुलेमानी सहायक नदियों का ट्रिक है। यहाँ से सुलेमानी सहायक नदियों को याद कर सकते हैं। उसके बाद सॉरी हिमालयी सहायक नदियों को याद कर सकते हैं। हिमालयी सहायक नदियों का ट्रिक है। उसके बाद आता है सुलेमानी सहायक। सुलेमानी सहायक के लिए उसके बाद जब सोहन का दास सिगार पी रहा था, गिरगिट ने आकर बजा दी, तो सोहन का दास ने सिगार से कुछ कहा कि हम काबुल में अच्छे कर्म किए हैं। तो गिरगिट ने जवाब दिया कि काबुल के 7 कर्म खांची झोला और गमले के अंदर है। तुम्हारे काबुल के 7 कर्म खांची झोला और गमले के अंदर है। तो काबुल के 7 कर्म खांची झोला और गमले के अंदर है। तो काबुल से ये सुलेमानी सहायक है। तो काबुल से आप याद करेंगे काबुल नदी। 7, 7 से स्वात नदी। करम से खुर्रम नदी। खांची, खांची जानते होंगे इसे तोची नदी। झोला, झोब नदी। और गमला, कोमल नदी। अंदर है कंदर नदी। तो ये है सुलेमानी सहायक। काबुल के 7 कर्म, तुम्हारे काबुल के 7 कर्म खांची झोला और गमले के अंदर है, और अंदर ही रहेगा। आगे है ये मिठनकोट पाकिस्तान के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। मिठनकोट पंजाब के नगर पंचनद का जल प्राप्त करती है। इसका विलय कराची के पूर्व में अरब सागर में सिंध प्रांत पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान का एक स्टेट है सिंध, वहाँ पर ही अरब सागर में गिरती है ये, कराची के पूर्व में। कराची एक स्थान है, शहर है, तो कराची के पूर्व में ही ये गिरती है। इसके लिए याद करेंगे सिंधु चाची को लेकर अरब पहुंच गई। सिंधु किसी लड़की का नाम है, उसने चाची को लिया, चाची को लेकर, अपनी चाची को लेकर अरब पहुंच गई। अरब मतलब सऊदी अरब या कहीं और भी। तो सिंधु चाची को लेकर अरब पहुंच गई। यहाँ से सिंधु नदी याद कर सकते हैं। चाची से कराची याद कर सकते हैं। चाची से कराची, सिंधु को लेकर अरब पहुंच गई, यानी कि अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो इसके किनारे स्थित शहर हैं लेह और कराची। जब कराची में विलीन हो जाती है तो कराची तो इसके शहर स्थित होगा ही, और लेह
हमने अभी बताया पिछले एपिसोड, अभी बताया पिछले स्लाइड में, ये भारत में केवल लेह जनपद में ही प्रवेश करती है। तो भारत में लेह इसके शहर लेह शहर स्थित है, और पाकिस्तान में कराची स्थित है। नेक्स्ट, शोक इसकी सहायक नदी है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि शोक इसकी सहायक नदी है। तो शोक को यारकंडी नदी अथवा मृत्यु नदी, डेथ रिवर भी कहा जाता है। शोक को यारकंडी नदी अथवा डेथ, यार को सुखंडी होना शोक की बात है ना। अगर कोई आपका यार है, दोस्त है, तो उसको सुखंडी अगर हो जाता है तो ये शोक की बात है, अच्छी बात नहीं है, शोक की बात है। तो यार को सुखंडी होना शोक की बात है। शोक नदी यारकंडी नदी बोलते हैं, यार को सुखंडी, इसका मिलाकर बोलते हैं यारकंडी नदी। शोक की बात है, शोक की बात है, तो इसको ये शोक से बन गया शोक नदी, शोक से बन गया शोक नदी, यानी कि शोक नदी को यारकंडी नदी बोलते हैं। और शोक कब मनाते हैं? जब किसी की मृत्यु होती है तो भी शोक मनाते हैं, तो इसलिए इसे मृत्यु नदी बोलते हैं अथवा डेथ रिवर भी बोलते हैं। तो यार को सुखंडी होना शोक की बात है, और शोक तभी मनाएंगे जब किसी की मृत्यु होती है, तो इसे मृत्यु नदी भी कह सकते हैं। एक और इसकी सहायक है जास्कर नदी, जो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर एक स्थित पठार स्थित है, सरचू पठार। तो सरचू पठार से ही निकलती है जास्कर नदी, और जास्कर श्रेणी से होकर गुजरती है। नाम भी इसका जास्कर है, तो जास्कर श्रेणी से ही होकर गुजरती है। और ये नेमू, लद्दाख में स्थित है, नेमू के निकट सिंधु नदी में विलीन हो जाती है। क्योंकि सिंधु की सहायक है जास्कर, तो सिंधु नदी में ही विलीन होगी। यानी कि सरजू किसी का नाम हो सकता है, सरजू जा का किसी का नाम हो सकता है, लेकिन हम यहाँ लेंगे सरचू पठार। सरजू से सरचू पठार, यानी कि सरचू पठार से निकलती है। कौन निकलती है? जाकर, यानी कि जास्कर नदी निकलती है। जास्कर नदी सरचू पठार से निकलती है और नेमू से मिल गई, यानी कि नेमू में जाकर मिल जाती है। नेमू लद्दाख में जाकर मिल जाती है। किससे मिलेगी? जिसकी सहायक है उससे मिलेगी। सिंधु की सहायक है तो सिंधु से ही मिलेगी। अब याद करेंगे, ये है एक इसके बारे में सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता 1960 में है, 1960 में हुआ था, और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की सहायता से हुआ था। विश्व बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। तो सिंधु जल समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत की जो पंचनद की 5 सहायक नदियां हैं, सिंधु और इसकी पंचनद की सहायक नदियां, यानी कि सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु तो है ही अपनी, उसके बाद 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इन 5 नदियों में से तीन का जोड़ा बनाया गया। तो सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा, और भारत केवल 20% जल यूज करेगा। और बाकी की जो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, तो इन रावी, ब्यास, सतलज का 80% भारत यूज करेगा, और पाकिस्तान केवल 20% जल यूज करेगा। यही है सिंधु जल समझौता। इसके बारे में क्वेश्चन ये बनते हैं, किसकी मध्यस्थता से हुआ था? ज्यादा क्वेश्चन यही बनता है। तो विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था, यानी कि विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौता कराया। ये 1960 का समझौता है। नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम को सिंधु के बाद झेलम, सिंधु, झेलम, सतलज, ब्यास और रावी, ब्यास, सतलज सबको पढ़ेंगे बारी बारी से। तो सिंधु को बोल, उसके बाद झेलम। झेलम को बितस्ता बोलते हैं। हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो बस्ता झोला लेकर जाते हैं ना, ऐसे तो जाते नहीं हैं, स्कूल जाते हैं तो बस्ता झोला लेकर जाते हैं। तो बस्ता झोला से याद करेंगे, बस्ता से बितस्ता और झोला से झेलम। तो बितस्ता को, झेलम को बितस्ता भी कहा जाता है। पुराणों में झेलम को बितस्ता कहा गया है। तो ऋग्वेद में बितस्ता बोला गया है, तो झेलम को बितस्ता बोलते हैं। इसे याद करेंगे बस्ता झोला से, बस्ता झोला, झेलम को बितस्ता बोलते हैं। इसका उद्गम पीर पंजाल श्रेणी में स्थित वेरीनाग झील के निकट शेषनाग झील से होता है। यहां से याद कर सकते हैं नाग, नाग किसे आप याद करेंगे? वेरीनाग झील और शेषनाग झील। नाग से वेरीनाग झील और शेषनाग झील। नाग काट देगा तो पीड़ा, पीड़ा से याद कर सकते हैं आप पीर पंजाल श्रेणी, पीड़ा से जोड़ सकते हैं पीर पंजाल श्रेणी को, पीर पंजाल श्रेणी। झेलना पड़ेगा, झेल से झेलम नदी, झेलना पड़ेगा यानी कि झेलम नदी। झाग तो चने में मिल जाती है, झाग से झोब,
झाग से झांग पाकिस्तान, यानी कि इसका विलय झांग पाकिस्तान में होगा। झांग एक जिला है, पाकिस्तान में स्थित एक जिला है झांग नदी। झांग तो चने में मिल जाती है, यानी कि चेनाब नदी में मिल जाएगी। यानी कि झेलम नदी जो है चेनाब नदी में झांग के पास मिल जाएगी। नाग अगर काट देगा तो पीड़ा झेलना पड़ेगा। फिर पंजाल श्रेणी से झेलम नदी, शेषनाग और वेरी नाग, इस यहाँ से आप याद कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये है झेलम नदी, ये झेलम नदी है, और ये है चेनाब नदी। झेलम और ये चेनाब है, और उसके बाद ये है रावी नदी। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि सिंधु की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। ये वाली सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। और चेनाब के आसपास की दो नदियां, यानी कि कैसे याद करते हैं, सिंधु झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज। तो ये झेलम नदी है, ये झेलम चेनाब रावी। तो झेलम बीच में आ रही है, तो चेनाब बीच में आ रही है, तो चेनाब के इधर एक और एक इधर एक चेनाब से ही मिलेगी, यानी कि झेलम चेनाब में ही मिलेगी और रावी भी चेनाब में ही मिलेगी। ये दोनों नदी ये चेनाब नदी में ही मिलती हैं। तो झांग पाकिस्तान के निकट ये चेनाब नदी में मिल जाती हैं, झेलम और चेनाब। अभी झेलम को हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद है ये, यह वुलर झील से निकलती है। ये नदी झेलम नदी वुलर झील से निकलती है। जम्मू कश्मीर में स्थित झील है वो वुलर झील, और यह एक गोखुर झील है। गोखुर झील का मतलब कि जिस झील का निर्माण नदियों के द्वारा होता है उसी को गोखुर झील कहा जाता है। जैसे सपोज करें यह एक नदी बह रही है, एक नदी बह रही है, यहाँ पर जो है कि ये नदी मान लीजिए कि किसी कारणवश यहाँ पर अपना मलबा इकट्ठा कर रही है, और इकट्ठा करते करते इसका धारा अलग हो गई यहाँ, और धारा अलग होकर इधर चले लगी, तो ये बीच में क्या हो जाएगा, बीच में यहाँ से जल भर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, एक झील बन जाएगा बीच में, और झील बन जाएगा, और इस झील का निर्माण नदी के द्वारा किया जाएगा, तो इसे ही गोखुर झील बोलेंगे। यानी कि गोखुर झील ऐसी झील होती है जिसका निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। झेलम नदी को झेलना पड़ेगा ना, इसका नाम ही है झेलम नदी, तो इसको तो झेलना पड़ेगा, तो भारत पाकिस्तान दोनों को झेलना पड़ेगा। यानी कि ये झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है, कुछ दूरी तक, बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं, लेकिन कुछ दूरी तक भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहती है, यानी भारत और पाकिस्तान अपनी सीमा पर इसे झेलते हैं। इसके किनारे स्थित है श्रीनगर, श्रीनगर इसके किनारे है। ये अनंतनाग से बारामूला तक नौका गम्य है। हालांकि उधर पहाड़ियों में ये प्रवाहित होती है, लेकिन पहाड़ियों में ही जम्मू कश्मीर में दो स्थान है, एक अनंतनाग और एक बारामूला। तो दोनों फेमस स्थान हैं, दोनों काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो अनंतनाग और बारामूला दोनों स्थान है। तो अनंतनाग से बारामूला तक ये नौका गम्य है। नौका गम्य का मतलब कि बहुत नीचे से नहीं, नीचे की ओर नहीं जाती है, इसकी धारा बहुत तेज प्रवाहित नहीं होती है, धीरे धीरे इसकी धारा है, वहाँ पर नौका चलाई जा सकती है, नाव चलाई जा सकती है, इसे बोलते हैं नौका गम्य। तो अनंतनाग से बारामूला तक नौका गम्य है। इस पर कुछ परियोजना स्थित है, जैसे तुलबुलबाद परियोजना, किशन गंगा पाद परियोजना। पहले बैलगाड़ी होती थी जो बैल से ही चलती थी, बैलगाड़ी जो पहले होती थी जो बैल से ही चलती थी, और बैलगाड़ी को जब तेज चलाना होता था तो उस पर बैठा हुआ किसान क्या करता था, बैल की पूंछ हींच देता था, तो इसलिए वो तेज दौड़ने लगते थे बैल, तो गाड़ी तेज चलती थी। तो इससे क्या होता था, दूरी कवर होती थी। तो यही बोला जा रहा है कि किसान बैल की पूंछ से दूरी कवर करता है। तो यहाँ से याद कर सकते, किसान से याद कर सकते हैं किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा किसी की सहायक नदी भी है और किशन गंगा एक परियोजना भी है। तो किशन गंगा परियोजना, बैल से याद कर सकते हैं तुलबुल परियोजना, बैल से बुल याद कर सकते हैं, बुल, बैल से बुल यानी कि तुलबुल परियोजना। पूंछ यानी कि पूंछ इसकी नदी है, सहायक नदी है, पूंछ नदी। दूरी लिदार, दूरी से याद कर सकते हैं लिदार नदी। कवर यानी कि करवेश नदी, कवर से करवेश नदी दूरी कवर करता है, किसान बैल की पूंछ से दूरी कवर करता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि झेलम नदी जो है किससे मिलती है, चेनाब नदी से मिलती है। झेलम के बाद चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।